वेलकम टू स्टडी वॉच ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। अतीत की झलकियाँ। पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय या फिर अतीत। ग्लिम्सेस का मतलब झलकियाँ। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश हनी ड्यू के यूनिट 3 की है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर कुछ तस्वीरों की झलकियाँ दी गई हैं हमारे देश के इतिहास की। फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 के बीच की। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये तस्वीरें और ये स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडीशंस, उन परिस्थितियों के बारे में आपकी समझ को और साफ करेंगी और क्लैरिफाई करने में मदद करेंगी। दैट लेड टू द इवेंट, जिसने उस घटना को अंजाम दिया, नोन एज, जिसे जाना जाता है एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसे जाना जाता है। इवेंट का मतलब क्या है? घटना। और नोन का मतलब क्या है? जाना जाना। आगे देखते हैं। ये पहला है मार्टर्स। मार्टर्स का मतलब क्या होता है? शहीद, जिसे हम कहते हैं। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में, दिल्ली के एक आयोजन में। ओ माई कंट्रीमैन, let your eyes fill with tears as you recall sacrifices of the India's martyrs। ये एक बहुत पैट्रियोटिक सॉन्ग है जिसे लता मंगेशकर ने दिल्ली में गाया था, जिसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें इसको, आए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो इस तरह से इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। दूसरी घटना है द कंपनीज कन्क्वेस्ट, कंपनी की विजय, कंपनी की जीत। कंपनी क्या है यहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है थी ब्रिटिश की, उसके लिए ये 1757 टू 1849, 1757 से 1849 के बीच। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने आधुनिक हथियारों से, अपने बेहतर हथियारों से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में वो अपनी शक्ति का फैलाव कर रही थी। ये इंडिया 1765, जो भारत है ये 1765 का भारत है। इंडियन प्रिंसेस, ये भारत, इन प्रिंसेस का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर रूलर्स, जो भारतीय रूलर्स थे, जो भारतीय शासक थे। यहाँ पर देखिए येलो कलर का है और भारत में देखिए इतना शासन था उनका, ये भारतीय थे पूरी तरीके से पूरे एरिया में। और ये ब्रिटिश टेरिटरी कितनी थी? ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम देख सकते हैं कितने ज़्यादा हिस्से पर 1765 तक भारत में भारतीयों का शासन था और यहाँ पर थोड़े से में ये ब्रिटिश के अंडर में थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय रूलर्स थे वो शॉर्ट साइटेड थे, वो दूर की नहीं सोचते थे। कैसे नहीं थे वो दूरदर्शी, कैसे वो शॉर्ट साइटेड थे? देखते हैं आगे। दैट अपस्टार्ट राजा बा, वो उदंड राजा, ये अपस्टार्ट इसके लिए कहा जाता है जो अचानक ही जिसकी इज्जत में, जिसके पैसे में, ओहदे में तरक्की हो जाए, वो अचानक उदंडता व्यवहार करने लगे, उसी को अपस्टार्ट कहते हैं। तो इन्होंने कहा उस उदंड को, कॉल द ब्रिटिश मर्चेंट्स, अंग्रेज़ी व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो हमारी मदद करेंगे उसे हराने में। तो इस तरह से ये राजा थे जो आपस में लड़ने के लिए बाहरी मदद लेने की कोशिश में। यहाँ पर ये देखिए, आगे देखते हैं। पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों में शांति नहीं थी, देश में शांति नहीं थी उस वक्त। लगातार इस तरह की झगड़ों से, इस तरह की लड़ाइयों से देश में शांति नहीं थी। कॉन्स्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस, ड्यू टू का मतलब के कारण। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ ये समझ लीजिए, जो इस तरह से बना हुआ है ये स्पीच बबल है, जो ऊपर की बात आई थी, ये जो है स्पीच बबल्स, ये है वो स्पीच बबल्स, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने बोला इसे, ये स्पीच बबल में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइवलरीज जो प्रतिस्पर्धा थी, आपस में जो लड़ाई झगड़े थे, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद मिली। एंड और इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, और इसने बहुत आसानी से धीरे धीरे एक एक करके सारे इंडियन रूलर्स को हरा दिया। सबड्यू का मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? डिफीट, ठीक। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत अगर एक्सप्लेन करेंगे तो डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में आपको हम इसका ट्रांसलेशन करके और आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इससे डाइवर्ट हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपको हो सकता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह से थे द फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। इसी एक बहुत फार सीइंग का मतलब क्या है?
दूरदर्शी। एक था शॉर्ट साइटेड, जिसका मतलब होता है जो दूर तक ना देखता हो, और एक होता है फार सीइंग, जो दूर तक देखता हो। इसी तरह के एक राजा और थे फार सीइंग। सभी ऐसे नहीं थे जो शॉर्ट साइटेड थे, उसमें से कुछ दूर की सोचने वाले, कुछ समझदार थे। उसी समझदारों में एक टीपू सुल्तान थे। मैसूर के टीपू बहादुर थे। फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। वो अंत तक, अपने मरते दम तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। फॉट द ब्रिटिश से लड़े, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि उनकी मृत्यु लड़ते लड़ते नहीं हो गई, यानी वो अंत तक ब्रिटिश से लड़। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कनक्वेस्ट? इन विजयों को, इन जीतों को भारत के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? कुछ ने ऐसे रिएक्ट किया, देखिए, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति हो गई। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, अब कोई युद्ध नहीं होगा और ना ही ठगों द्वारा कोई लूट होगी। इनको दिखाया गया है, इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही थे जिन्होंने ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को भेज दिया हमारे यहाँ। इसके पहले इन्होंने देखिए ये कहा कि अब देश में शांति रहेगी, अब कोई लूट नहीं होगी और कोई ठगेगा नहीं किसी को, और इन्होंने कहा कि ये भगवान ही थे जिन्होंने ब्रिटिश को भेज दिया। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, अब हमारा भाग्य उनसे जुड़ गया है, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसा कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा रिएक्शन दिया, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन आर किंग्स, गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को मार दिया या फिर उन्हें गद्दी से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन फिर भी, दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो थे तो इसी धरती के। नाउ वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। तो हमने देखा कि इस रिएक्शन का जिस तरह से विस्तार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज़ हमारे देश में फैल रहे थे, तो इस तरह से कुछ रिएक्शन इस तरह था, कुछ लोग खुश थे राजा के डिथ्रोन होने से और उनके मारे जाने से, लेकिन कुछ लोग नाराज़ थे, कुछ लोग दुख व्यक्त कर रहे थे। जैसे ही कुछ राजा थे जो अदूरदर्शी थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, लेकिन कुछ राजा जैसे टीपू, वो इस बात को समझते थे और अंग्रेज़ों से लड़। तीसरा है ब्रिटिश रूल, अब अंग्रेज़ों का शासन हो गया था 1765 टू 1836, 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो धार्मिक नेता थे, रिलीजियस लीडर्स जो धार्मिक नेता थे, प्रीच्ड, उन्होंने प्रवचन दिया, वो प्रवचन दिया करते थे, कैसे विचारों पर? अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और बाल विवाह पर वो अपना प्रवचन दिया करते थे। वो कहा करते थे, एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन, जो भी समुद्र पार करता है वो अपने धर्म से हाथ धो बैठता है, वो अपने धर्म को खो देता है, यानी वो अधर्मी हो जाता है। ये बाबा साहब दे रहे हैं अपना प्रवचन। और कुछ कहते थे, ऑल द माइजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, जितनी भी परेशानियाँ इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, वो सिर्फ महिलाओं के कारण ही हैं। देखिए ये बता रहे हैं। तो इस तरह की कुरीतियाँ हमारे देश में थी पहले, और इसलिए अंग्रेज़ हावी हुए और हमें गुलाम बनाया। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सच्चाई ये थी कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, ब्रिटिश उनसे नफरत करते थे, उनसे घृणा करते थे, उन्हें नीचा समझते थे। अगर हम यहाँ का स्कॉन्ड का मतलब नीचा समझते थे, गया गुजरा समझते थे, ऐसा कह सकते हैं आप। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, नेटिव्स हैं, वो भरोसे के काबिल नहीं हैं। अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट का मतलब भरोसे के काबिल नहीं है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, वो ईमानदारी करने में सक्षम नहीं है, वो भरोसे के काबिल नहीं है और वो बेईमान है, ऐसा मानना था अंग्रेज़ों का। ट्रू योर ऑनर, सच कह रहे हैं आप महाराज, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। ऐसे ही लोगों की वजह से भारतीयों को बहुत नीचा समझा जाता था, जैसे ये हाथ जोड़े साहब खड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। तो इस सारी घटना में ये ऐसा हुआ कि जब भारत गुलाम हो गया, और आप जानते हैं कि गुलामों की कोई इज़्ज़त नहीं होती, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक शक्ति ही दूसरे शक्ति का सम्मान करती है। तो भारत के पास कोई शक्ति नहीं थी, हम खो चुके थे अपना सब कुछ, और अंग्रेज़ हमारे ऊपर हावी थे, तो इस तरह से वो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करते थे। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के नाते, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, ब्रिटिश जल्दी प्रॉफिट चाहते थे, जल्दी मुनाफा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, और जो उनके भारी टैक्सेस थे उन्होंने मजबूर कर दिया किसानों को अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए। अबेंडन का मतलब क्या है? त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप,
लेकिन आप ही के सारे आदमी हमारी सारी फसल ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये किसान कहता हुआ नज़र आ रहा है, यू आर स्टिल इन अरियर्स, तुम अब भी ऋणी हो, तुम्हारा कर्जा अब भी बाकी है, तुमने अभी पिछला टैक्स नहीं दिया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने अगले हफ्ते नहीं अदा किया पूरा टैक्स, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये यहाँ पर अंग्रेज़ कहता हुआ किसान से आ रहा है। अरियर्स का मतलब होता है पिछला बकाया। ये स्थिति भारत की बन गई थी उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर। तब चलिए आगे देख। स्टिल, अब भी द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, ब्रिटिश थे उन्होंने दूसरे तरीके निकाल लिए थे, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता था, जो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दिया करता था। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो गुड्स जो सामान इंग्लैंड में बनेंगे, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण होना, बनना, गुड्स का मतलब सामान, जो सामान इंग्लैंड में बनेंगे, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उन पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी आयात कर नहीं होना चाहिए। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब वो भारत में आए। देखिए इन्होंने अलग अलग तरीके उन्होंने अपना लिए थे, तो उन्होंने एक और तरीका अपना लिया था, एक नियम जोड़ा कि जो भी इंग्लैंड में सामान बनेगा वो भारत में आएगा तो उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इनका सामान सस्ता होगा, लोग इन्हें खरीदेंगे और इनको सारा प्रॉफिट जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने नए तरीके अपने मुनाफे के निकाल लिए थे। अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार, बहुत बढ़िया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉज थे उन्होंने भारतीय इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल क्रिपल करना शुरू कर दिया, कमज़ोर करना शुरू कर दिया, एक तरह से कह लीजिए अपंग बनाना शुरू कर दिया। ये जो वर्ड क्रिपल है, इस वर्ड के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको डिटेल से इसकी मतलब समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। इनएविटेबली फेमिनाइंस फॉलोड, उसके बाद उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि अकाल पड़ा। फेमाइंस का मतलब अकाल। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। ये स्थिति थी भारत की। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रूइन द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, और जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, जो उनके नियम थे, जिससे इस तरह के नियम की हैवी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी इंग्लैंड में बने सामान की, तो इस तरह के जो नियम थे उससे जो कुशल कारीगर थे और उनके जो बिजनेस थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। चलिए आगे देखते हैं। राम मोहन रॉय 1772 टू 1833, 1772 से 1833 तक राम मोहन रॉय आए। राम मोहन रॉय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से एक वो पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो ये समझ गए कि भारत के साथ क्या गलत हो रहा है, भारत में कमी क्या है, देश में कमी क्या है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्फ, हमें स्वयं से नफरत नहीं करनी चाहिए। आर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हमें सामर्थ्य है कि हम और भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं रह सकती अगर हम सही से रहते हैं तो। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में सुधार करना होगा। सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस, और जो ये अंधविश्वास है ये हमें बर्बाद किए जाता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो विज्ञान और आधुनिक शिक्षा की तरफ, आधुनिक ज्ञान की तरफ आकर्षित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए, ये इनका कहना था राजा राम मोहन राय का। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया। बट द सुपिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, 1823 में, लेकिन जो शंकालु ब्रिटिश थे जो उनके ऊपर शक कर रहे थे कहीं ये खतरा ना बन जाए, तो उन्होंने इसे 1823 में बंद करवा दिया। सस्पिशियस का मतलब होता है शंकालु, जो शक करता हो। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपने वाइफ, अपनी पत्नी उमा से बताते। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग रंगों की होती हैं। बट लेकिन द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग अध्यापक, अलग अलग बताने वाले की विचार अलग अलग हो सकते हैं। बट लेकिन द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन जो सार है, जो निचोड़ है सारे धर्मों का, वो एक ही होता है। वो क्या होता है? मानवता की भलाई। ही क्रॉस द सीज, उन्होंने समुद्र को पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गए। टू सी, देखने के लिए। व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि अंग्रेज़ कैसे
ताकतवर बने। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पर उन्होंने उन्हें बताया। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें अपने रूलर्स की तरह, अपने शासक की तरह स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी हमें अपनी प्रजा की तरह स्वीकार करना चाहिए। बट लेकिन यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन अपने प्रजा के प्रति शासक की भी जिम्मेदारियां होती हैं, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ये बात मान ली थी कि हम लोग गुलाम हैं आपके, और आपकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। अगर देखा जाए आज के संदर्भ में तो ये बात उतनी अच्छी नहीं है कि आप मान लें किसी को अपना मालिक। इसी के साथ ये पहला पार्ट ख़त्म हुआ। पार्ट सेकंड के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।